बीच में रोकूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहता है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। लेकिन आपने एक पक्ष बताया इसके पीछे, लेकिन आपने एक और बात कही जो हर बार बजट के बाद हम लोग सरकार से पूछते थे कि जब भी आप इनकम टैक्स में राहत देते हैं ना तो बड़ी कंजूसी करते हैं, बड़ा ही ब्यूरोक्रेटिक तरीका अपनाते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा कहा, देना तो छप्पड़ फाड़ के दीजिए ना, छोटा मोटा 10,000 20,000 क्या देना, सीधा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दीजिए। तो ये एक सेंटिमेंट को बूस्ट करेगा। शौर्य डोभाल साहब, ये सेंटिमेंट को बूस्ट करने में कितना कामयाब होगा? एक्चुअल में भले ही कम हो, जो डीके जोशी साहब कह भी रहे थे, लेकिन सेंटिमेंट को पुश करने में कितना होगा? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इस डिबेट से थोड़ा सा मतभेद है, बिकॉज मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से, इसीलिए तो डिबेट किया जाता है, मतभेद है तो रखिए। बहुत ही जो ये कि पिछले 10 साल से एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत सरकार इस इकोनॉमी का डायरेक्शन, इसकी दिशा और दशा बदल रही है बाय प्लेसिंग वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स इन प्लेस। उन सब ब्लॉक्स का समय समय पर राइट टाइम, मतलब उस ब्लॉक का राइट टाइम आता है तब उसको प्लेस किया जाता है। पहले जब 2014 में हमने ये इकोनॉमी इनहेरिट करी थी तो इस इकोनॉमी की पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ये टैटर्स में थी। तो हमको पहले कुछ एलिमेंट्स डालने थे जिसके जो इस का फाउंडेशन ले कर सकते कि आगे चल के ग्रोथ कैसी होगी। उसमें ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर एक था, मैन्युफैक्चरिंग पे पुश था, आत्मनिर्भर भारत था, कई सारे थे, इंक्लूडिंग जो आपने बात करी हाफ बिलियन लोगों को ये जनधन योजना और डिजिटाइजेशन के अंदर लाना। तो मेन 3 पिलर थे कि आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। अब हमने पिछले 9-10 साल में इसका काफी हद तक फाउंडेशन ले कर दिया है। नाउ दिस पुट्स द गवर्नमेंट इन अ वेरी गुड पोजीशन टू स्टार्ट पुटिंग ऑन टॉप ऑफ दैट द डिस्क्रिशनरी स्पेंड इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। और जो इस बजट में आया, तो मुझे आपको ये देखना चाहिए कि ये जो हर बजट है, अगर हम एक्चुअली पिछले 10 साल के बजट्स को एनालाइज करें, आप एक सर्टेन पैटर्न देखेंगे जिससे हम, जैसे किसी ने शुरू में कहा था, हम बजट मेकिंग प्रोसेस की पूरी डायरेक्शन बदल रहे हैं। बजट मेकिंग वाज नॉट अबाउट, जैसे आपने कहा, कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पीपल। It was really about making it an instrument of or a tool of growth, जहां ग्रोथ अपने में एक वर्चुअस साइकिल हो, जहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट कंजम्पशन हो, और फिर गवर्नमेंट जगह जगह पे स्ट्रेटेजिकली इनपुट्स करे डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड द स्टेट ऑफ प्ले। ऑब्वियसली ना डेमोक्रेटिक सेटअप, जैसे किसी ने कहा कि हमको इलेक्शन भी लड़ना होता है और कंपीटिंग पार्टीज के साथ वेलफेयरिज्म भी करना होता है, लेकिन उस सबको बैलेंस में रखते हुए लॉन्ग टर्म डायरेक्शन इंडियन इकोनॉमी की रखें कि जैसे हम अब 1 से 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी आए और 4 से 40 की तरफ जा रहे हैं, हमको एक फ्रेमवर्क चाहिए। और आई एम क्रेडिटेबल टू द गवर्नमेंट कि पिछले 10 साल में इसने गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली इस डायरेक्शन में काम किया है और उसका बेनिफिट हम आज देख रहे हैं, उसका और पार्ट बेनिफिट हम आज देख रहे हैं, जहां गवर्नमेंट बड़े बड़े डिसीजंस ले पा रही है। और जैसे आपने कहा, छोटा मोटा ये नहीं कि 10,000 यहां बढ़ा दिया, मतलब सिर्फ जिसे कहते हैं ना, बैलेंसिंग ऑफ बुक्स नहीं कर रही है गवर्नमेंट। एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ इज एबल टू टेक बोल्ड डिसीजंस ऑन द बैक ऑफ द बिग कंसिस्टेंट डिसीजंस इट हैज टेकन ओवर द लास्ट 10 years। So that's how I look at it। बिल्कुल बिल्कुल। हीरानंदानी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि मैं आपके एक जो आपने पिछले आवाज अड्डा में कहा था हमारे शो में, उसको मैं कई जगह कोट भी किया और बताया कि किस तरह के का कंजम्पशन में डिस्ट्रेस है। कि पहली बार 40 साल के करियर में आपने कहा था कि हमने पहली बार देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग का ग्रोथ कम हो गया है, निगेटिव में चला गया है। तो ये अपने बड़ा ही अलार्मिंग था, जो इसको मैंने काफी गंभीरता से अध्ययन भी किया। आपको लगता है कि ये बजट इस तरह के जो नकारात्मकता थी कंजम्पशन में, या फिर एंट्री लेवल सेगमेंट में लोगों को कंजम्पशन के लेवल पे, उसको कुछ हद तक एड्रेस कर रहा होगा? ये लक्ष्मण जी, 2 बातें हैं। जो पहली बात है, तो उन्होंने जो मिडिल क्लास की पॉकेट्स बढ़े हैं वो तो सही हो गया है, और मेरे अंदाज से ये स्टार्टिंग पॉइंट सही है। लेकिन सेकंड पॉइंट अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है, वो आरबीआई के हाथ में। मेरे अंदाज से जो इंटरेस्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में स्पेशली,
उनकी ये 8.5%, 9% के जो ब्याज से वो लोग को हाउसिंग लोन मिल रहा है वो नहीं पोसाता। तो मेरे अंदाज से यहाँ आरबीआई को कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट के अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में। तो सरकार ने तो कर दी, अभी आरबीआई का एक काम है कि इसमें कर दिया जाए। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि जॉब प्रोफाइल में हम देख रहे हैं कि हाउसिंग के क्षेत्र में हमारे पास जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट है। हम सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है मार्केट में हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। 71 मिलियन का हमारे पास नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स है 13 लाख करोड़, 13 मिलियन वर्कर्स है। तो मीन्स हमारे पास बहुत ही शॉर्ट वर्कर्स है और 2030 के अंदर हमको 100 मिलियन वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी और 33 मिलियन हमें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। तो ये एक फोकस बाकी रहा है। मैं समझता हूं कि जितना भी उन्होंने स्किल्ड वर्कर्स के बारे में ऐलान किया है वो काफी कम है, और जब तक ये नहीं करेंगे तो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसको नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास की बात है वो बहुत काफी पूरा हो गया है। अभी ये जॉबलेस के बारे में हमें कुछ सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज आपने बताई हीरानंदानी साहब कि जो आप लोगों को मैन पावर की दिक्कत है, लोग मिल नहीं पाते हैं, स्किल्ड लोग नहीं मिल पाते हैं। ऐसा ही शो मैं 1-2 दिन पहले कर रहा था, तो वहां पे एक एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधि आए थे। वो कह रहे थे कि हम लोग तो बोर्ड लगा करके बैठे हैं, कोई आ जाए हमारे पास जॉब कर ले, लेकिन कोई जॉब करने को आदमी मिल नहीं रहा है। अनिल पद्मनाभन साहब, ये कैसा गैप है? एक तरफ बेरोजगारी की बात की जा रही है, एक तरफ लोग ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। इस चैलेंज को एड्रेस करता हुआ बजट दिख रहा है क्या? क्योंकि स्किलिंग पर तो ऐसे पिछले कई सालों से फोकस रहा है। लक्ष्मण जी, बजट सिर्फ कोशिश कर सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि एक लेगेसी डेफिसिट है। आप सोचिए, इस बजट में ही वित्त मंत्री का एक ऐलान था कि 2019 में जो हर घर जल का प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो अब जाके 50% हमारे रूरल गांवों में हर घर में 50%, मतलब हर हाउस एक से अभी भी एक, मतलब 1/, इसको कैसे बोले, मतलब 50% लोगों के हाउस होल्ड्स में डायरेक्ट पानी नहीं आता है। तो ये ऐसी लेगेसी डेफिसिट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा 45 करोड़ लोगों को अभी बैंक अकाउंट मिला। तो ऐसे अगर हम बढ़ाते रहें तो एक डेफिसिट है। अब इस डेफिसिट को आप भूल जाएंगे और सोचेंगे स्किल डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली बढ़ेगा। अभी खुश खबर ये है कि एसर जो ग्लोबल एजुकेशन स्टडी है, अभी हाल में उसका नतीजे आए और उसमें बड़ा साफ आया है कि, मतलब कोइंसिडेंस है या जो भी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आया है तब से बड़ी तरक्की हुई है हमारे एसर रिपोर्ट में। मतलब यूपी जैसे एक स्टेट में भी हमने ये बहुत फर्क नजर आ रहा है। तो ये जो बदलाव आप चाहते हैं वो मतलब तेज गति से हम चाहते हैं, बट तेज गति से कभी आता नहीं है। मतलब जैसे चेंज जो होता है हर बार स्लो ही होता है। और मैं आखिरी में एक और बात मतलब वापस जाना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं पूरी बात कर नहीं सका, कि ये हमें याद रखना चाहिए जो प्रधानमंत्री ने जो कहा कि सरकार का खजाना भरना नहीं बट पब्लिक का खजाना, पब्लिक का झोला भरना है। तो उसमें इस कंजम्पशन जब आप बढ़ाओगे, हमारे देश में समस्या क्या है? कंजम्पशन है और निवेश का प्रॉब्लम है। तो कंजम्पशन का प्रॉब्लम एक तरीके से उन्होंने एक मतलब नज दिया है। अब निवेश का जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो उन्होंने वित्त मंत्री ने कहा कि सारे रेगुलेशंस का रिव्यू हो रहा है, और फिर जो डीक्रिमिनलाइजेशन जो किया है, तो और दूसरी तरफ से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के और कदम उठाए, इन सबको जोड़ोगे तो निवेश भी बढ़ेगा। जब कंजम्पशन और निवेश बढ़ेगा तो देश का ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो सरकार का खजाना देश के ग्रोथ के बढ़ने से बढ़ेगा। ये बहुत फर्क है। मतलब यही मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, इस नीति में और पहले की नीति में बहुत बड़ा आपके उस सवाल अंतर पे है। मैंने डीके जो बहुत फर्क, बिल्कुल इसी सवाल को लेकर मैं डीके जोशी साहब का कमेंट भी लिया था। डीके जोशी साहब, मैं एक दूसरे मुद्दे पर ले जाना चाहता हूं इस डिबेट को, कि वित्त मंत्री का ये बयान कि जो फाइनेंशियल रेगुलेशन होते हैं, सब्सिडरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं,
उसका जमीन पर क्या असर पड़ता है उसका हम असेसमेंट करेंगे, इसका एक मैकेनिज्म बनाएंगे एफएसडीसी के तहत। ये जो बयान है या सरकार का ये डिसीजन क्या इशारा करता है? क्या ये इस तरफ तो इशारा नहीं करता है कि पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने एमएफआई के लिए, एनबीएफसी के लिए जो स्टेप्स लिए थे, जिसकी वजह से निचले लेवल पे क्रेडिट आउटफ्लो कम हो गया था, उस तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ये कदम उठाना चाहती है? देखिए, इस पे तो मैं कह नहीं पाऊंगा कि किस लिए ये स्टेटमेंट दी गई, बट इन जनरल आई थिंक जो किसी भी चीज को मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है तो ये रेगुलेशंस को मॉनिटर करना भी एक मतलब सही चीज है। तो उससे आपको पता चलेगा अगर कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है। आई थिंक मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। तो ये क्या आपको लगता है कि जो रेगुलेटर होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, उनके ऊपर एक चेक लगाने का मैकेनिज्म होगा? क्योंकि होगा तो एफएसडीसी के तहत, जहां सारे रेगुलेटर बैठते हैं। नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं। आई थिंक चलिए ठीक है, आपको इसके बारे में पता नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब, एक जो चैलेंज बार बार दिखाया जा रहा था कि 3 इवेंट थे जिसको डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा एरा, डोनाल्ड ट्रंप 2.0, दूसरा था बजट और तीसरा है रिजर्व बैंक की पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रंप तो आए, अब उनकी पॉलिसी का असर यहां पे दिख रहा है। बजट जब पेश हो रहा था तो एक चैलेंज ये भी दिखाया जा रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय चैलेंजेस हैं उसमें से डोनाल्ड ट्रंप का आना भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि टैरिफ को लेकर आशंका जताई जा रही थी। इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय